हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि आर्थिक नीति को पढ़ने वाले हैं। आर्थिक नीति पढ़ने से क्या होगा कि हमें ये पता चल पाएगा कि बाजार में जब मुद्रास्फीति बढ़ती है, तरलता ज़्यादा हो जाता है, लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाता है, तो आरबीआई के द्वारा नीति लाकर कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, इसका एक हमें ओवरव्यू जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि आर्थिक नीति। आर्थिक नीति क्या है? हमारे देश में दो तरह की आर्थिक नीति चलाई जाती है, जिसमें पहला आर्थिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति और दूसरा राजकोषीय नीति। दो तरह की आर्थिक नीति, एक तो मौद्रिक नीति, दूसरी राजकोषीय नीति। अब बताइए, इसमें दो तरह की नीतियों में हमें पढ़ना है आज मौद्रिक नीति को। राजकोषीय नीति किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मौद्रिक नीति ये काम क्या होता है? मौद्रिक नीति हमेशा आरबीआई के द्वारा अ, बनाई जाती है, तैयार की जाती है, और इसका संचालन और समीक्षा किसके द्वारा किया जाता है? मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। तो इसको समझिए पहले। आज पढ़ना क्या है? आर्थिक नीति। आर्थिक नीति यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी दो तरह की होती है। ध्यान रहे, इकोनॉमिक पॉलिसी दो तरह की होती है। पहला पहला मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति। और दूसरा राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति यानी कि इसको इंग्लिश बोलते हैं फिस्कल फिस्कल पॉलिसी, और इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो दो तरह की आर्थिक नीति, एक फिस्कल फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। हमें मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ना है। और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना किस लिए? क्योंकि कई बार होती है कि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा पैसा आने की वजह से महंगाई बढ़ने लगती है। अब जब महंगाई बढ़ने लगी तो सारे लोग परेशान है, भाई क्या करें क्या करें। सरकार को दोषी ठहराने लगेंगे कि चलो सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है, कोई बात नहीं। सरकार कहेगी चलो कोई बात नहीं, हमें काम करते हैं, हम एक नीति बनाते हैं, उसके तहत हम महंगाई को कम करने का प्रयास करते हैं। और महंगाई को कम करने के लिए वो दो तरह की नीतियाँ बनाएंगे। एक आएगा मौद्रिक नीति और दूसरा आएगा राजकोषीय नीति। तो हमको पढ़ना है मौद्रिक नीति के बारे में। तो मौद्रिक नीति को देखते हैं पहले। ये देखते हैं मौद्रिक नीति को। मौद्रिक मौद्रिक नीति का समीक्षा और संचालन मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किया जाता है। क्या? मौद्रिक नीति के समीक्षा और संचालन मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किया जाता है। भाई, ये मौद्रिक नीति समिति क्या है? मौद्रिक नीति तो हमें समझ में आ गया है कि इसका समीक्षा कौन करेगा। एक तो किया गया समीक्षा, और दूसरा संचालन। और करेगा कौन? मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति। अब बताइए, एमपीसी बोलते हैं इसको। तो ये तो समझ में आएगा कि मौद्रिक नीति का संचालन और समीक्षा मौद्रिक नीति समिति करेगा। लेकिन ये मौद्रिक नीति समिति आ कहाँ से गया भाई? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये कहाँ से आ गया? तो हमें पढ़ना है मौद्रिक नीति समिति के बारे में। तो सबसे पहले मौद्रिक नीति समिति को जान लेते हैं कि मौद्रिक नीति समिति क्या है। और मौद्रिक नीति समिति, इसके बारे में ये जाने कि मौद्रिक नीति समिति का गठन 2016 में किया गया था। इसका गठन 2016 में किया गया था। और संविधान में आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत संविधान में 45 जेड बी एक आर्टिकल ऐड किया गया, और उसके तहत मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था। यानी कि मौद्रिक नीति समिति का गठन कब किया गया था?
हेलो हेलो हेलो। ओके। आरबीआई अधिनियम, आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके आर्टिकल जोड़ा गया 45 जेड बी, और इसके तहत मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया तो इसमें बात आता है कि इसमें सदस्य कितने होंगे, तो इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होता है। इसमें 3 सदस्य आरबीआई खुद नियुक्त करता है, जबकि 3 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त करके भेजा जाता है। यानी कि इसमें सदस्य कितने होंगे? सदस्य होंगे टोटल 6, और 6 में 3 आरबीआई द्वारा और 3 सरकार द्वारा। अच्छा, एक और बात, 6 सदस्य में अध्यक्ष भी शामिल होगा, ये बात ध्यान रखना है। ये 6 सदस्य में अध्यक्ष भी शामिल होगा। यानी कि मौद्रिक नीति समिति का गठन मौद्रिक नीति समिति का गठन हमारे संविधान के आर्टिकल 45 जेड बी के तहत आरबीआई अधिनियम 1934 में 2016 में संशोधन करके किया गया। अब देखिए, ये तो हम पढ़ लिए कि ये मौद्रिक नीति समिति को हम बोलेंगे अब एमपीसी। हम आगे से इसको एमपीसी बोलने का प्रयास करेंगे। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करता क्या है, इसका क्या कार्य है, ये समझते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी। एमपीसी की कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है कि ये मौद्रिक नीति का संचालन करेगा। पहला काम तो ही हो गया। पहला काम ये होगा कि मौद्रिक नीति का संचालन करेगा। देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति के बेंचमार्क दर को डिसाइड करेगा। बेंचमार्क दर जैसे हम बता सकते हैं, ये रेपो रेट, जैसे और भी जितनी सारे बेंचमार्क रेट हैं उसका निर्धारण करेगा 2 नंबर में। तीसरा नंबर में क्या करेगा? तीसरा नंबर में ये करेगा कि हमारे देश में मुद्रास्फीति की एक सामान्य दर को संतुलित रखने का प्रयास करेगा। अभी हमारे देश में मुद्रास्फीति का जो स्तर है क्या है? वो है मुद्रास्फीति का सामान्य दर, मुद्रास्फीति का सामान्य दर ये है 4+-2। इसका क्या मतलब है 4+-2? इसका मतलब ये है कि अगर इन्फ्लेशन रेट सरकार 2 से बढ़ाकर मैक्सिमम 6 कर सकती है और मिनिमम 2 कर सकती है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर 4+-2 का मतलब हुआ कि सरकार यानी आरबीआई चाहे तो ये मुद्रास्फीति के दर को बढ़ा के मैक्सिमम कर दे 6 और मिनिमम 2 कर सकती है। तो मौद्रिक समिति के 3 कार्य समझ लीजिए। सरकार के बेंचमार्क दर को डिसाइड करता है, मौद्रिक नीति का संचालन और समीक्षा करता है, और तीसरा मुद्रास्फीति के सामान्य दर को निर्धारित करता है। अब आइए इसको हम देख लेते हैं एक बार डिफिनेशन के तौर पे। देखिए, आर्थिक नीति इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है समझिए। आर्थिक नीति इकोनॉमिक पॉलिसी ये एक सरकार या अन्य संस्था द्वारा आर्थिक मामलों के प्रबंधन के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रमों का समूह होता है। हम बता दें कि आर्थिक नीति क्या होता है कि ये कोई
मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये मैंने बता दिया कि मौद्रिक समिति का गठन वर्ष 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके धारा कौन सा जोड़ा गया, 45ZB, याद रहे 45ZB, और ये जोड़कर इसका समिति का गठन किया गया। इस समिति में 6 सदस्य होंगे जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होगा, ये बात ध्यान रखिए। मौद्रिक समिति में अध्यक्ष भी शामिल होगा, और उसमें जो 3 सदस्य होंगे उसे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा, और 3 सदस्य आरबीआई के खुद होते हैं, यानी आरबीआई अपना सदस्य खुद चुन के भेजती है। तो ये बात हम लोगों ने देख लिया है। आइए आगे आते हैं। हाँ, अब आता है मौद्रिक नीति के कार्य, यानी मौद्रिक नीति समिति के कार्य, एमपीसी के कार्य क्या होते हैं। ये हमने बताया क्या ये देश में मौद्रिक नीति का संचालन करता है और उसका निर्माण करता है। हम लोग पढ़ा था कि पहला क्या करता है, मौद्रिक नीति का संचालन और उसका निर्माण करता है। दूसरा, ये मुद्रास्फीति के सामान्य दर यानी 4% या 2% ऊपर या नीचे, 4% या 2% ऊपर या नीचे, यानी कि 4% प्लस माइनस 2%। ये हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके सीमा के बीच रखने का प्रयास करता है, किसको, मुद्रास्फीति दर को। और तीसरा कार्य क्या होता है कि आरबीआई के मानक दर यानी बेंचमार्क दर जैसे रेपो रेट का निर्धारण करता है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं, ऐसे ही सारी बातों को मैंने पीछे बता दिया है। अब देखिए, आइए नेक्स्ट पे, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, यानी कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य हम पहले ही चर्चा किए हैं वीडियो के शुरुआत में कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है बाजार में तरलता को नियंत्रित करना। तरलता को नियंत्रित करने का क्या तात्पर्य है भाई, तरलता का नियंत्रित करने का मतलब ये है कि बाजार में पैसा बहुत ज्यादा आ गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और महंगाई बढ़ती जा रही है तो जब तक पैसा बाजार से खत्म नहीं होगा महंगाई कम नहीं होने वाली। अब इस तरह ये सरकार नीति बनाएगी, और उसी नीति के तहत सरकार प्रयास करेगी कि मार्केट से पैसा बैंकों के पास है। तो देख लीजिए मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करना। अच्छा, एक बात करें कि तरलता का संबंध मुद्रा की आपूर्ति से होता है, तरलता का संबंध मुद्रा की आपूर्ति से होता है, इसका क्या मतलब है, आइए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं, एक स्लाइड लेते हैं। देखिए, तरलता का संबंध लिखा है, तरलता का संबंध मुद्रा की आपूर्ति से होता है। इसका मतलब सीधा है कि मुद्रा की आपूर्ति, यानी कि यहां लिखते हैं मुद्रा की आपूर्ति, जब मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा होगी तो तरलता बढ़ेगी। और ये बात भी है कि तरलता का संबंध मांग और पूर्ति से भी, डिमांड और सप्लाई, यानी कि मांग और आपूर्ति से भी डिसाइड होता है, संबंधित होता है। अब देखिए सीधी सी बात, जब तरलता बढ़ेगी तो डिमांड यानी कि मांग बढ़ेगी। तरलता बढ़ने का मतलब है कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया है, सभी लोग के पास इतना पैसा है कि सब लोग पैसा कहीं ना कहीं खर्च करना चाहते हैं। हेलो, हाँ, ठीक है। मुद्रा की आपूर्ति से तरलता बढ़ेगा और तरलता से डिमांड बढ़ेगा। अच्छा, एक और बात समझिए, हम इसको एक मान लेते हैं कि मान लीजिए कि मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति कम हो गई, यानी कि बाजार में पैसा कम हो गया। बाजार में पैसा कम हो जाने का मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं है। अब लोग सामान पहले की तुलना में ज्यादा खरीदेंगे कि कम, कम खरीदेंगे। जब कोई सामान खरीदने जाएगा, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कोई सामान खरीदने नहीं जाएगा। जब कोई सामान खरीदेगा नहीं तो डिमांड कम होगा, जब डिमांड कम होगा तो कोई वस्तु का कीमत भी कम होगा। सीधी सी बात है, डिमांड कम होने से मतलब है कि वस्तु की कीमत कम हो जाती है। तो यही बात है कि मुद्रा की आपूर्ति का संबंध तरलता से होता है। अब आ जाइए अपने स्लाइड पे। अब एक बात हम ये मान सकते हैं
कि ये क्या लिखा, तरलता और मुद्रा की आपूर्ति दोनों मांग से संबंधित होते हैं। सही बात है। अगर मांग ज्यादा है, तरलता ज्यादा है, मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा है, तो मांग भी ज्यादा है। तो हम ये देख लिए कि मौद्रिक नीति समिति का कार्य क्या है, ये कैसे काम करती है। देख लीजिए यहाँ भी लिखे हैं, तरलता ज्यादा है का मतलब मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा है, यानी तरलता ज्यादा तो मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा, और मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा तो मांग ज्यादा। लेकिन तरलता कम तो मुद्रा की आपूर्ति कम और मांग भी कम, और इस कंडीशन में मुद्रास्फीति नियंत्रित। अब एक बात यहाँ नहीं समझ में आ रही हुई कि आपूर्ति का क्या मतलब है। आपूर्ति का संबंध वस्तु और सेवा के उत्पादन से होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कई बार ये एक र्यूमर्स फैल जाता है कि देखो नमक की कीमत बढ़ गई है, या फिर कई बार होता है कि प्याज की कीमत बहुत महंगा हो जाती है, और उस टाइम क्या होता है, सभी लोग अपने प्याज की कीमत बढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि प्याज ही नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में प्याज है ही नहीं। जब मार्केट में प्याज नहीं है, इसका मतलब उसकी आपूर्ति उतना नहीं है, यानी जितना मात्रा में लोगों को चाहिए उतनी मात्रा में प्याज नहीं है। इसका मतलब है इस कंडीशन में क्या होता है कि प्याज की कीमत बढ़ जाएगी। यानी कि जब भी कोई वस्तु जितनी मात्रा में लोगों को चाहिए उससे कम हो, यानी उसका आपूर्ति कम हो, तो कीमत बढ़ जाती है। तो आपूर्ति का संबंध है मार्केट में वस्तु के होने और नहीं होने से। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे, आपूर्ति के संबंध वस्तु से उत्पादन से। आप देखिए कुछ इसमें फैक्ट है जिसको आपको जान लेना चाहिए, और इफेक्ट से क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मौद्रिक नीति अल्पकालिक, जिसका निर्माण अधिकतम 1 वर्ष के लिए होता है, यानी कि मौद्रिक नीति का निर्माण 1 वर्ष के लिए होता है, ये बात ध्यान रखिए। दूसरी बात ये लिखा कि अर्थव्यवस्था में अगर उच्च मुद्रास्फीति है तो तरलता अधिक होता है, यानी कि उच्च मुद्रास्फीति में अर्थव्यवस्था में तरलता अधिक होता है। इसका मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए कि तरलता ज़्यादा है, तरलता ज़्यादा यानी पैसा लोगों के पास ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा, पैसा ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, और डिमांड ज़्यादा तो मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, कीमत ज़्यादा, कीमत ज़्यादा, इसका मतलब मुद्रास्फीति भी बढ़ जाती है। तो यही मतलब है कि उच्च मुद्रास्फीति में अर्थव्यवस्था की तरलता अधिक हो जाती है। अब देखिए मंदी में अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आ जाती है। मान लीजिए मंदी है, मंदी है, अब इसमें बोल रहा है कि तरलता में कमी आ जाती है। तरलता में कमी आ जाती है क्या मतलब है, जब तरलता में कमी आएगी, यहाँ देखिए तरलता में कमी आएगी, इसका मतलब पैसा, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो डिमांड, डिमांड नहीं है, यानी डिमांड कम है, और डिमांड कम है तो, डिमांड कम है तो मुद्रास्फीति नीचे यानी नियंत्रित। यानी कि इससे दो कंडीशन होता है, या तो अर्थव्यवस्था मंदी में चल जाएगी जब डिमांड नहीं होगा, जैसे कोरोना काल में हुआ था। क्या हुआ था कोरोना काल में, लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे। घर से बाहर निकलना बंद कर दिए तो कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा था, खर्च नहीं कर रहा था तो सरकार के पास पैसा आ नहीं रही थी, सरकार इन्वेस्ट कर नहीं पा रही थी, और तो सरकार तो थोड़ी, और भी लोग इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। इस कंडीशन में क्या हो गया, अर्थव्यवस्था हमारा मंदी में चला गया। तो जब मंदी में जाएगी तो तरलता में कमी आएगी। ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको जानने थे। अब देखिए मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य आपको बता दिए कि उच्च मुद्रास्फीति और मंदी को नियंत्रित करना, यानी कि अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करना। उच्च मौद्रिक नीति का तात्पर्य, उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करना। तरलता को नियंत्रित करने से क्या तात्पर्य है, तरलता का नियंत्रित करने से मतलब है उच्च मुद्रास्फीति या फिर मंदी, उच्च मुद्रास्फीति या फिर मंदी को नियंत्रित करने से है। यानी अगर उच्च मुद्रास्फीति है तो उसको, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करे, अगर हमारी इकोनॉमी मंदी में जा रही है तो मंदी से निकालने का काम करे। और ये सब किसके वजह से हो रही है, एक पॉलिसीज की वजह से, और पॉलिसी बना किया जा रहा है। अब देखिए मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है। एक होती है महंगी, महंगी मौद्रिक नीति, और दूसरी सस्ती मौद्रिक नीति।
अभी क्या होती है भाई मौद्रिक सस्ती और महंगी मौद्रिक नीति क्या होती है? जब इसमें क्या होता है कि जब बैंक अपना ब्याज दर बढ़ा दे, ब्याज दर बढ़ा दे तो ये महंगी मौद्रिक नीति, और यहाँ ब्याज दर कम कर दे तो सस्ती मौद्रिक नीति। लेकिन इतना जानना पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे मतलब ये पूछेगा नहीं मौद्रिक नीति में ब्याज दर कम होता है बढ़ता है, इसका प्रभाव पूछेगा। प्रभाव क्या पूछेगा? देखिए, मान लीजिए कि महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग कर रहा है, अगर आरबीआई महंगी मौद्रिक ब्याज दर बढ़ गया, यानी बैंक का ब्याज दर बढ़ गया तो लोगों को लोन सस्ता मिलेगा या महंगा? लोगों के लिए लोन हो गया महंगा। लेकिन अगर पैसा लोग जमा कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉफिट होगा। अगर ब्याज दर बढ़ा दी सरकार, यानी बैंक अगर अपना ब्याज दर बढ़ा दी तो लोगों के लिए लोन हो गया महंगा, यानी अब लोग जाएंगे लोन लेने बैंक से तो उन्हें ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। अब बताइए, जब ब्याज महंगा हो गया, सॉरी लोन महंगा हो गया, लोन हो गया महंगा, तो लोग पैसा लोन लेगा नहीं, लोन नहीं लेगा तो तरलता कम होगी, तरलता कम हुई, इससे क्या होगा? डिमांड डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति नियंत्रित, यानी कि मुद्रास्फीति अगर ज्यादा है तो कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये सेम देखिए, ये सस्ती मौद्रिक नीति में क्या होगा? ब्याज दर कम होगा, यानी कि बैंक अपना ठीक है, डिमांड ज्यादा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा, और इसी कंडीशन में हम इसी को बोलते हैं महंगाई बढ़ जाना। तो जब हमारा अर्थव्यवस्था मंदी में जाएगी तो सरकार अपनी सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगी, और जब हमारा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होगा तो महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगी। यही बात थी। देख लीजिए, मौद्रिक नीति के प्रकार दो, एक महंगी मौद्रिक नीति डियर मॉनेटरी पॉलिसी, और सस्ती मौद्रिक नीति का क्या? चीप चीप मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी चीप मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अभी देख लीजिए, मॉनेटरी लिख दीजिएगा, मॉनेटरी। अब इसी को देखिए, महंगी मौद्रिक नीति को संकुचित मौद्रिक नीति बोलते हैं, कठोर मौद्रिक नीति बोलते हैं, इसके तीन नाम है, इसको ध्यान रखिएगा, ये कभी कोई भी पूछ सकता है। सस्ती मौद्रिक नीति को विस्तारित या फिर मुलायम मौद्रिक नीति भी बोलते हैं। बात आते हैं आज के इस क्वेश्चन, आज का इस सेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, और ये बता ही दिए कि मौद्रिक को नियंत्रित करता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है? अगर ब्याज दर सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है आरबीआई, तो इस कंडीशन में मंदी को कंट्रोल करेगा, मंदी से बाहर निकालेगा, और महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेगा। यही बात लिखा हुआ है, इसको चाहे तो लिख सकते हैं आप, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन पे।
आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। मौद्रिक नीति का निर्धारण के लिए भारत की किस संस्था को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? बताइए। मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करेगा? वित्त मंत्रालय? नहीं। नीति आयोग? नहीं। सेबी? नहीं। ये करता है कौन? आरबीआई। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ते हैं ऑप्शन को। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बेशक ये मतलब हो सकता है। मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना, ये मतलब भी हो सकता है। बेरोजगारी को नियंत्रित करना, नहीं ये नहीं हो सकता है। आयात निर्यात को बढ़ावा देना, ये नहीं हो सकता है। इसमें हमें दो कंडीशन मिल रहे हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, लेकिन इसमें सुटेबल ऑप्शन क्या होगा? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करे। अगर मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो गई है, अगर मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो गई है तो महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करे, जिससे बैंक ब्याज दर बढ़ाएगी, बढ़ाएगी तो लोग अपना पैसा ले जाकर जमा करेंगे, पैसा जमा करेंगे तो मार्केट से पैसा खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा। आइए तीसरा नंबर पे, रेपो रेट का क्या मतलब होता है? अच्छा, ये तो बताया ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। कोई बात नहीं, देख लीजिए। आरबीआई है, ये कमर्शियल बैंक है, यानी व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक। इसको चाहिए लोन, व्यापारिक बैंक को चाहिए लोन, किससे मांगेगी? आरबीआई से। आरबीआई इसको देगी लोन, और जिस रेट पर लोन देगी वो होगा रेपो रेट। जिस रेट पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को लोन देगी होगा रेपो रेट। अब आइए देखते हैं। वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है, नहीं आरबीआई उधार नहीं लेता है, व्यापारिक बैंक आरबीआई से उधार लेती है। वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, सही है। वह दर जिस पर बैंक एक दूसरे से उधार लेते हैं, नहीं, ये कॉल मनी मार्केट में आ गया। वह दर जिस पर बैंक आम जनता को उधार देते हैं, नहीं, बैंक दर, बैंक दर नहीं, ये बैंक का दर रहेगा। ठीक है, आगे आ जाइए। मौद्रिक नीति किस साधन का उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए करता है? आप बताइए। ये कह रहा है कि मौद्रिक नीति के किस साधन का उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? ये बोल रहा है कि जो केंद्रीय बैंक, हमारा केंद्रीय बैंक कौन है? हमारा केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक आरबीआई है। और बोल रहा है कि अगर मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो गई है तो उसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई किसका प्रयोग करता है? सिंपल सी बात है, इसमें बैंक दर का प्रयोग करेगा, नगद दर अनुपात यानी सीआरआर और एसएलआर तीनों का प्रयोग करता है। तो उपयुक्त में सभी इसका आंसर होगा। लेकिन ये अगर आप नहीं जानते तो इसकी वीडियोज मैंने बना रखी है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आ जाइए। मौद्रिक नीति समिति का प्रमुख कौन होता है? अब बताइए। ये मैंने बताया कि इसका प्रमुख कौन होता है मौद्रिक नीति समिति का? आरबीआई का गवर्नर होता है। आरबीआई का गवर्नर, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट पे आ जाइए। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? अभी बताया था, मौद्रिक नीति समिति में सदस्य कितने होंगे? 6 सदस्य होंगे। 6 में 3 सरकार खुद चुनेगी और 3 आरबीआई। ठीक है, और ये 6 में अध्यक्ष भी शामिल होता है। तो इसके लिए बी ऑप्शन सही हुआ। आज ये हो गया शायद खत्म। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो की जो भी कंसेप्ट हैं और क्वेश्चन से आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।